हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग कम्युनिटी सब्जेक्ट में थर्ड लेसन देखेंगे जिसका नाम है वेरिड क्लाइमेट्स। वेरिड मीन्स क्या होता है बच्चों? वेरी मीन्स होता है विभिन्न या अलग अलग। क्लाइमेट मीन्स होता है मौसम। अलग अलग मौसम हमारे देश में, हमारे पूरे ग्लोब पर पाया जाता है। उसी के बारे में हम लोग आज इस लेसन में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मुख्य बातें हैं जो इस लेसन में हमें समझनी है, जिस पे फोकस करना है। तो पहला है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मीन्स होता है जलवायु, जो जल और वायु से बना है। एंड क्लाइमेट, और क्लाइमेट मीन्स मौसम। इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। सेकंड जो हमें फोकस करना है वो है नेचुरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। प्राकृतिक रूप से कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे मौसम को बनाते हैं या उसमें बनाने में भूमिका निभाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। Weather refers to the atmospheric condition experienced at a place for a short period। जो weather होता है, जो जलवायु होती है, वो किसी भी जगह का हो सकता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु पाई जाती है। क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक्सपीरियंसड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। जबकि जो क्लाइमेट होता है, जो मौसम होता है, वो किसी भी जगह का, किसी एक जगह का नहीं, बल्कि ये लॉन्ग समय तक के लिए रहता है। जैसे कि विंटर, समर, ये सब फिक्स है, लॉन्ग टाइम तक के लिए रहते हैं। वेदर इज टेम्परेरी एंड चेंजेस ऑफ्टन बट क्लाइमेट इज परमानेंट। जो वेदर होता है वो टेम्परेरी होता है। आज मौसम ठंडा है, आज जलवायु ठंडी है, कल गर्म हो सकती है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक ही जैसा रहता है। जैसे हमारे यहाँ सीजन जो होते हैं उनके कुछ मंथ होते हैं कि इतने मंथ तक ये सीजन है, फिर उसके बाद ये सीजन है। उसी तरह से क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, वेदर थोड़े समय के लिए होता है। मोर इवर, जब कभी वेदर प्रिविल्स ओवर ए स्मॉल एरिया लाइक ए सिटी एंड क्लाइमेट प्रिवेल्स ओवर ए लार्ज एरिया लाइक कंट्री। बच्चों, इसका मतलब है जो वेदर है वो किसी छोटे एरिया का हो सकता है। किसी छोटे एरिया का मतलब छोटे क्षेत्रों का हो सकता है, जैसे किसी गांव का। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे आज बारिश हो रही है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है वो अलग है, और आपके पड़ोसी गांव में बारिश नहीं हो रही है। तो ये क्या हुआ? वेदर हुआ। लेकिन वो सीजन कौन सा चल रहा है वो कहलाता है क्लाइमेट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? वही कह रहा है, क्लाइमेट पूरे भारत, पूरे कंट्री का एक हो सकता है, जबकि जो वेदर है वो अलग छोटे छोटे हिस्सों में, अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है, डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। जैसे बच्चों यदि हम बात करें कि जो वेदर है, मान लीजिए समर का सीजन चल रहा है, क्लाइमेट जो है समर का चल रहा है। अब समर में दिन में आपको हॉटनेस फील होती है, गर्मी फील होती है, लेकिन रात को ठंडी फील होती है। तो ये जो दिन और रात का अलग अलग जो वेदर है, जो जलवायु कंडीशन है, इसी को वेदर कहते हैं। जो स्थिति है टेम्परेचर की, इसी को वेदर कहते हैं। और ये जो पूरा चल रहा है मंथ जैसे समर का, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्लाइमेट कहलाएगा। अगली हेडिंग की तरफ चलेंगे बच्चों। नेचुरल फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। प्राकृतिक रूप से वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को। फैक्ट फाइल में दिया है बच्चों, ए पर्सन हु स्टडीज वेदर इज कॉल्ड ए मेट्रोलॉजिस्ट। वह व्यक्ति जो वेदर, हमारे मौसम, जलवायु के बारे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है, बताता है कि कंडीशन क्या रहने वाली है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? आप लोग पिछले लेसन में देख चुके हैं कि इक्वेटर किसे कहते हैं? पृथ्वी के बीचों बीच वाले हिस्से को, आधे वाले पार्ट को, जो लाइन गई है इमेजिनरी लाइन, उसी को इक्वेटर कहते हैं। वो 0 डिग्री पर होता है। आप लोगों को याद के लिए मैं दिखा दूं, लेसन में यदि आप लोग को ये फिगर याद हो तो बच्चों देखिए, 0 डिग्री पे इक्वेटर, ये बीच वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? इक्वेटर। ऊपर नॉर्थ पोल होता है और नीचे साउथ पोल होता है। तो चलिए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। इक्वेटर किस तरह से प्रभावित करता है, चलिए देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ये जो इक्वेटर की स्थिति है वो किसी भी, पूरे पृथ्वी पे जितना टेम्परेचर रहता है पूरे अर्थ पे, उसको प्रभावित करता है। कैसे? द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। जितना ज़्यादा इक्वेटर पे सनलाइट गिरती है, सनलाइट आता है, जिससे वो पूरा हीट होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, आप लोग को पता होगा। तो इस कारण से यह इक्वेटर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाने के लिए। आप लोग ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कोई एक लोहे की रॉड है।
अब इसके अगर इस हिस्से को हम गर्म करेंगे तो बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इसे मान लेते हैं हम इक्वेटर है, और इसी टेम्परेचर के कारण इधर भी तो टेम्परेचर होगा, इधर भी टेम्परेचर होगा, यानी यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो हीट पॉइंट है, वो पूरे इस लोहे की रॉड को प्रभावित कर रहा है, टेम्परेचर इसको निर्धारित कर रहा है। अगर यहाँ पे ठंडा होता, अगर यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता तो इधर टेम्परेचर कम होता है या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उसी तरह से ग्लोब है, जब किसी ग्लोब पर, ये आप समझ सकते हैं, इक्वेटर बीचों बीच सब ये झुक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है सन की तरफ कि यह सबसे ज़्यादा लाइट इक्वेटर पे आती है। तो यह इक्वेटर जब गर्म होता है तो ये पूरी पृथ्वी को के टेम्परेचर को प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू द सन। वही बात कह रहा है कि ये पृथ्वी का झुकाव जो है, जो अर्थ का जो ये लैटिट्यूड डिग्रीज हैं, जितने डिग्री पे झुका हुआ है, इस वजह से इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, सन रेज आता है, इस वजह से यह सबसे ज़्यादा हीट पॉइंट माना जाता है। द इक्वेटर इज नियर टू द सन एंड हॉटर बिकॉज द सन हैज़ लेस एरिया टू हीट। वही चीज़ झुका है और सबसे ज़्यादा रेज आने के कारण यह हीट रहता है। ऑन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कहें, इट इज कोल्ड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज द सन्स रेज स्लैंटिंग इन दीज रीजन्स एंड सन हैज़ मोर एरिया टू हीट अप। और इसके अपोजिट ही इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप फिगर से देख के समझ सकते हैं कि यह इसका डिस्टेंस ज़्यादा है सनलाइट से। और स्लैंटिंग मतलब तिरछी प्रकाश, तिरछे रूप में यहाँ पे रेज पड़ती है, जिस वजह से अत्यधिक यहाँ पे लाइट नहीं आ पाती है और यहाँ पे हीट नहीं रहता, बल्कि क्या रहता है, कूलनेस, ऐसा फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। तो बच्चों यह क्लियर हुआ कि इक्वेटर पे अलग टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर अलग टेम्परेचर, उसके ऊपर अलग, और नॉर्थ पोल पे उसी तरह ऊपर एकदम फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फिर उसी तरह से टेम्परेचर जो है इक्वेटर से नीचे की तरफ आने पे घटने लगता है और बिल्कुल 0 डिग्री पे हो जाता है। कहाँ? पोल पर, दोनों तरफ। तो हर जगह अलग अलग क्लाइमेट पाया गया। तो कितने भागों में पूरे ग्लोब को बांटा गया क्लाइमेट के हिसाब से, वो हम लोग देखेंगे। उसे जोन कहते हैं, उस क्षेत्र को जोन कहते हैं। तो देखिए, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन। 3 प्रकार के क्लाइमेट जोन में अर्थ को डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। किसके आधार पे? इक्वेटर से दूरी के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। यहाँ से जो जितना दूर होगा उतना ज़्यादा ठंडा होगा, उतना ज़्यादा अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो चलिए देखते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा आता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या होता है? द टॉरिड जोन आल्सो नोन एज द हॉट जोन, यह गर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ एज इट रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। यह जो है टॉरिड जोन कहाँ होता है? देखिए, इक्वेटर के दोनों तरफ का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन कहलाता है। और आपको पता है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, इसलिए कह रहा है कि ये सब वो हिस्सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है। दिस जोन extend from the tropic of Cancer that is 23 degree half north and tropic of Capricorn that is 23 degree half south। यह 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेके 23 डिग्री साउथ तक फैला होता है, इधर भी और इधर भी। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। तो ऊपर वाले क्षेत्र को नॉर्थ से डिनोट किया गया है और नीचे साउथ को, साउथ पोल को साउथ से, ऐसे। इसमें क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, एज द जोन एक्सटेंड ओवर द बोथ हेमिस्फेयर इज डिवाइड इनटू नॉर्थ टॉरिड जोन एंड साउथ टॉरिड जोन इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर रिस्पेक्टिवली। ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन भी कहते हैं और हेमिस्फेयर भी कहते हैं। यह नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कहलाता है और यह साउथर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो कह रहा है कि जो टॉरिड जोन होता है वो 23 डिग्री हाफ साउथर्न हेमिस्फेयर की तरफ फैला है, या साउथ जोन की तरफ भी फैला है, और उसी तरह से ये नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की तरफ फैला हुआ है। सेकेंड आता है हमारा जो टेम्परेट क्लाइमेट जोन डिवाइड किया गया, वो है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, दिस जोन लाइज बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन। एट द नेम सजेस्ट द प्लेस इन दिस जोन हैव ए मॉडरेट क्लाइमेट, दैट इज दे आर नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ये जो हिस्सा होता है टेम्परेट जोन का, कौन सा हिस्सा होता है? टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच का जो हिस्सा है, दोनों तरफ, साउथ की तरफ भी, इस हिस्से को कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर न तो अत्यधिक गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा यहाँ पे ठंडी होती है, न ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और ना ही टेम्परेचर ज़्यादा लो होता है, मीडियम पाया जाता है, मॉडरेट में मध्यम क्लाइमेट पाया जाता है। और यह कितने डिग्री पे फैला हुआ है? 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 66 डिग्री हाफ नॉर्थ। और साउथ की तरफ कितने में फैला हुआ है? 23 डिग्री हाफ साउथ और 66 डिग्री हाफ साउथ। देख सकते हैं यहाँ पे डिग्रीज की
यहाँ तक फैला हुआ है। तो 23 डिग्री साउथ से लेके 66 डिग्री तक, और 23 डिग्री साउथ से लेके यहाँ, ये साउथ का हो गया, और नॉर्थ की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ तक। अगला जो हमारा टेम्परेट जोन जो बांट दिया गया है, इसको 3rd नंबर पर आता है द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दिस जोन लाइज बियॉन्ड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल्स। यह आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल के पीछे स्थित है। दस इस प्रकार से वी हैव द नॉर्थ फ्रिजिड जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री हाफ नॉर्थ टू द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, एंड the south frigid zone extending from the antarctic circle 66 degree half south to the south pole that is 90 degree south। बच्चों यह बताया गया है आप लोगों को कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में ये इस डिग्री पे स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लैंड की तरफ। फैक्ट फाइल आ गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों साल पहले, लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ वेयर कवर्ड विथ आइस। पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा, मैक्सिमम जो हिस्से हैं अर्थ के, वो कैसे थे? कवर्ड विथ आइस, बर्फ से ढके हुए थे। इट वाज नोन एज आइस एज। उस दौर को क्या कहा जाता है? बर्फ का दौर। जरा कल्पना करिए कि हमारा जो पूरा ग्लोब है ये पूरा आइस से ढका हुआ हो। इस तरह के समय काल भी चले हैं, उस समय को कहते थे द आइस एज। और कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को या वेदर को डिफरेंस करते हैं या उनमें वेरिड लाते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का मतलब, समुद्र से दूरी का मतलब यह है बच्चों कि यदि आप कल्पना कीजिए कि आप जब किसी समुद्र के किनारे हैं और गर्मी वहाँ पर लगेगी या फिर ठंडी लगेगी। यदि टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा तो भी पानी के किनारे होने से पानी का टेम्परेचर ठंडा होने के कारण आपको इधर की सतह कैसे लगेगी? ठंडी महसूस होगी। और साथ ही साथ यदि ठंडी के मौसम में है तो जस्ट अपोजिट होता है, पानी गर्म होता है। आप देखते होंगे सुबह सुबह पानी गर्म होता है ठंडियों में, और इधर गर्मी महसूस होगी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। द रीजन क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के पास में है, क्लोज है, नज़दीक हैं, मॉडरेट क्लाइमेट, मध्यम प्रकार की वहाँ पे मौसम पाए जाते हैं। कैसे? वेयर एरियाज इन लैंड रीजन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विथ हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। और ऐसे जगह जो समुद्र के किनारे नहीं है, समुद्र के आसपास नहीं है, लैंड एरिया है, ऐसे क्षेत्रों में एक्सट्रीम, अत्यधिक जो है क्लाइमेट में गर्मी पाई जाती है। गर्मियों में हॉट समर होते हैं और ठंडियों में अत्यधिक कोल्ड पाया जाता है। लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो लैंड है, जो सॉलिड होता है, आपको पता होगा जो सॉलिड होता है वो जल्दी हीट होता है और लिक्विड देर से हीट होता है। इस वजह से हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेस अप। जो गर्म हवाएं हैं वो जमीन को छू के ऊपर उठती हैं। एंड कूल एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र से लेके उठती हैं। कोस्टल एरिया जो तट के क्षेत्र हैं, दस इंजॉइंग रिफ्रेशिंग ब्रीज इन समर। जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे गोवा, मुंबई, ये तट वाले जो क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में गर्मियों में ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं, रिफ्रेशिंग फ्रेश हवाएं बहती हैं। व्हेन कूलर ओशियन एयर मूव्स एशोर। और जबकि तटों पे, किनारों पे, महासागरों के वहाँ पे जो हवा होती है वो चारों तरफ घूमती है ठंडी होके, व्हेन कूलर। तो ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? दिस इज रीजन दैट, यह ऐसा कारण है, दिल्ली विच इज लोकेटेड मच अवे फ्रॉम एनी सी हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, एंड मुंबई विच इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मॉडरेट क्लाइमेट। इसका मतलब है कि जो दिल्ली है हमारा, वो कहाँ लोकेटेड है? समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर पे। यदि आप मैप में देखें तो हमारे सी एरिया से काफ़ी दूर है, काफ़ी डिस्टेंस पर है। इसी वजह से हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, काफ़ी अत्यधिक वहाँ पे मौसम देखने को मिलता है मौसम में। जैसे और मुंबई विच इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। मुंबई जो है हमारे पश्चिमी तट की तरफ स्थित है, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, मध्यम प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? यह केवल डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी होने के कारण अलग अलग टेम्परेचर क्लाइमेट में पाए जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड, हवाओं का भी जो दिशा होता है वह भी हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है और उसको बनाने में और कम करने में भूमिका निभाता है। तो देखेंगे इसको डिटेल में। विंड्स ब्रिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे कम। जो हवाएं हैं वो अपने साथ वेदर, जलवायु को लेकर आती हैं। जलवायु, जल और वायु, वेदर में जलवायु अपने साथ लेकर आती हैं जब वो बहती हैं। तो winds coming from hot regions increase the temperature while those coming from the cold region decrease the temperature। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब हवाएं गर्म क्षेत्रों से आएंगी
टेम्परेचर वाले क्षेत्रों से बह के आएंगी तो उस समय जो हमें टेम्परेचर फील होगा वो क्या होगा, हॉट होगा। और जब ठंडे क्षेत्रों से बह के हवाएं आएंगी तो हमें कैसा महसूस होगा, ठंडी महसूस होगी, यानी टेम्परेचर में कमी, डिक्रीजेस दिखाई देंगे। विंड्स कॉर्निंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कूल एंड मॉइस्ट वेदर। जो हवाएं समुद्र से आती हैं वो अपने साथ कूल, ठंडी और मॉइस्ट वेदर और काफ़ी ज़्यादा नमी लेकर आती हैं। समटाइम्स विंड ब्रिंग्स क्लाउड विद देम एंड कॉज रेनफॉल। कभी कभी हवाओं के साथ बादल भी आते हैं और ये बादल कॉज रेनफॉल, बारिश कराते हैं। इन दिस वे, इस तरह से विंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। तो बच्चों इस तरह से हवाएं भी किसी भी जगह की क्लाइमेट को निर्धारित करती हैं या प्रभावित करती हैं। फिगर के माध्यम से बच्चों इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे सी लेवल है और इधर लैंड एरिया है, तो जब टेम्परेचर आता है, सनलाइट आती है, तो यहाँ से हवाएं ठंडी होकर उठती हैं और ऊपर जाती हैं जमीन को छूती हुई और आसपास के क्षेत्रों को ठंडक प्रदान करती हैं। ऊपर से फिर बहती हुई आके कूल हवाएं सिंक कर जाती हैं और वाष्पीकृत होकर फिर से हमारे सी लेवल में आ जाती हैं। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। और यह तो डे टाइम था, और नाइट टाइम में जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं ऊपर और यहाँ से फिर ठंडी होती होती यह पूरे लैंड एरिया को ठंडा कर देती हैं और टेम्परेचर घटा देती हैं। फिर यह लैंड एरिया से होते हुए फिर से सी लेवल तक आ जाती हैं। इसलिए हमें रात को गर्मियों में ठंडी महसूस होती है और दिन में अत्यधिक टेम्परेचर फील होता है। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों रिलीफ। यह भी एक फैक्टर है जो हमारे किसी क्लाइमेट को निर्धारित करता है। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट इज एल्टीट्यूड और हाइट एबव द सी लेवल। दूसरा कारण क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि जो एल्टीट्यूड है या इसी को हाई कहते हैं, हाइट मीन्स ऊंचाई। जो एल्टीट्यूड है कहाँ से ऊंचाई, सी लेवल से। जैसे हमने अभी फिगर में देखा था कि ये समुद्र तल है, समुद्र तल से जो सटा हुआ जो लैंड एरिया है इधर कूलिंग ज़्यादा रहेगा, या ये वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा वही टेम्परेचर इधर भी रहेगा। यदि ठंडा है तो यहाँ पे ठंडा फील होगा, यदि गर्म है तो यहाँ पे गर्म फील होगा। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, ऊंचे समुद्र तल से जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र बसे हुए हैं वहाँ पे फिर यह टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा। अगर ठंडा टेम्परेचर है तो ठंडा कहाँ तक आएगा, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं आएगा और ऊंचाई पे जाते जाते घट जाएगा। उसी तरह से गर्म टेम्परेचर है यदि तो गर्म टेम्परेचर भी कुछ दूर तक जाएगा और ऊंचाई हो जाते जाते वो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा या घट जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो वहाँ की एल्टीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना है उस पर भी निर्भर करता है। द हाइयर वी गो एज कूलर इट गेट्स। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे ठंडा होता जाएगा। एरियाज दैट आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड हैव कोल्ड क्लाइमेट। ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे बसे हुए हैं समुद्र तल से, ऐसे जगहों पे कोल्ड क्लाइमेट बहुत होता है। हियर आर टेम्परेचर इज वेरी लो। और टेम्परेचर वहाँ पे बहुत कम होता है। कोल्ड होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर लो हो जाएगा। दिस एक्सप्लेन्स वाई हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग आर कोल्ड इवन इन समर। यही कारण है बच्चों कि गर्मियों में भी शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग और ये सभी जो है कोल्ड, ठंडे महसूस होते हैं। लोग टूर पर जाते हैं। आप लोग भी कभी प्लान बना रहे हैं? क्या आप लोग जानते हैं वाई डू द एरियाज इन फ्रिजिड जोन हैव 6 months ऑफ डे फॉलोड बाई 6 months ऑफ नाइट? क्या आप लोग जानते हैं फ्रिजिड जोन यानी कौन कौन से जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यह दो पोल जो क्षेत्र है यहाँ के, यहाँ पे 6 month का डे होता है, 6 महीने के दिन, और 6 month नाइट, 6 महीने की रात होती है। ऐसा क्यों होता है आप लोग सोचें कभी? चलिए आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आप यह खुद से हायर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है तो इसे आप स्वयं ही सोचेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे। तो बच्चों इस तरह से ब्रीफ आ गया है। अब हम लोग का ये लेसन समाप्त हो गया है। तो चलिए क्या मुख्य बातें हम लोगों ने सीखी इस लेसन में उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेदर रिफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक्सपीरियंसड एट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जो वेदर होता है बच्चों वो ऐसा एटमॉस्फेरिक वातावरणिक स्थिति है जो कि किसी भी जगह के लिए छोटे समय के लिए या थोड़े समय के लिए महसूस किया जाता है। और जबकि क्लाइमेट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक्सपीरियंसड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। और जबकि क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी जगह का क्लाइमेट वह एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, वातावरणिक कंडीशन स्थिति होती है जो एक्सपीरियंसड, जो महसूस होती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय काल के लिए महसूस होती है। सर्वल नेचुरल फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट। कुछ प्राकृतिक कारण हैं, घटक हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को या किसी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। दीज आर प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन, विंड्स एंड रिलीफ। वो कौन कौन से हैं? इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पर हैं वो एरिया, उस पर भी ये निर्धारित रहता है, अभी हम लोगों ने सीखा है। और सी लेवल से कितना दूर है, और
एल्टीट्यूड जिसे हम लोगों ने सीखा, और डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवाएं कहाँ से कहाँ बह रही हैं। यदि समुद्र तल से बहेंगी तो अलग ही टेम्परेचर होगा, और यदि हॉट जोन से बह रही हैं, टॉरिड जोन से बह रही हैं, तो अलग ही टेम्परेचर फील होता है। एंड रिलीफ, और रिलीफ एल्टीट्यूड हाइट जो भी हम लोगों ने भी सीखा। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जोन। मुख्यतः यदि हम देखें तो अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है क्लाइमेट जोन में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला, बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो कौन सा है? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। यह 3 भागों में क्लाइमेट के हिसाब से पूरे अर्थ को डिवाइड किया गया है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का एक्सरसाइज आप लोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा लेसन समाप्त हो गया बच्चों। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक एक टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों, अधिक समय यूट्यूब पे नहीं लिया जा सकता, इसलिए थोड़े में ही आपको समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। आप एक से अधिक बार वीडियो को देखें, हमें उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें ठीक से समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों ठीक है, आते हैं आप लोगों के लिए लेके एक नई सी वीडियो जिसमें कुछ नई जानकारियाँ आपको देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।